एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल पुलिस वाले को दिया और कहा कि इसमें से सारा डिटेल निकाल कर मुझे बताओ, इसमें जितने अननोन नंबर हैं किसके हैं और किसके नाम हैं। ये काम बड़ी राजदारी के साथ करना है क्योंकि मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है और मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता। बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी गलत है तो उसकी सज़ा उसको कानून जरूर देगी। अगर वह मजबूरी में ये सब कर रही है तो मुझे उन लोगों तक जरूर पहुंचना है जो इस काम में शामिल हैं। तब पुलिस वाले ने उसको एक ऐसी तरकीब बताई और कहा कि तुम एक चूहा की मदद से अपनी पत्नी की वे सारी सच्चाई जान सकते हो और तुम्हें इसमें ज्यादा लोगों को शामिल भी नहीं करना पड़ेगा। तभी मैं अपना सर पकड़कर घर लौटा था और मैं अपने काम पर लग गया था। ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैं कहानी में बता रहा हूँ। उस वक़्त तो मेरा दिल ही जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। घर आया, सीधे पत्नी के कमरे में गया। आज फिर ये कहानी उस दिन से शुरू हुई। 6 साल के बाद विदेश से अचानक घर वापस आया। पत्नी को उसके आशिक के साथ देखकर हैरान रह गया था और जब मैं अपने बच्चों के पास गया तो वह डर के मारे चिल्ला पड़े, अंकल तो बहुत बुरे हैं, वह तो बहुत मारते हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कई सालों के बाद अपने घर वापस आ रहा था। ये 8 साल जो मैंने परदेश में बिताए थे, मैं ही जानता था मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारे थे। पत्नी और बच्चों के बगैर 8 साल गुजारना था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस था। मैंने पहले सोचा कि अपनी पत्नी को कॉल करके उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल ख्याल आया कि इस बारे में अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। नहीं, सिर्फ अपने एक दोस्त को बता रखा था और वो मेरा जिगरी दोस्त था। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। जब मैंने उसे अपने आने का खबर दिया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ पलों के लिए परेशान हो गया और बेचैनी से मुझे कहने लगा, तुम आज रात अपने घर वापस नहीं आओगे, बल्कि आज रात तुम मेरे पास ही रुकोगे। इस बात से मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। फिर मैंने उसे कहा कि फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आज मैं बस किसी तरह अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं तेरी बेचैनी अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने एक एक पल ये साल किस तरह बिताए हैं, लेकिन तेरे लिए अच्छा यही है कि तू आज रात मेरे घर पर ही रुक जा। काफ़ी देर तक हम दोनों में बहस होती रही। मैं उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं हो सका था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहने लगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो उसकी जिम्मेदार मुझे न ठहराना। मैं उससे परेशान होकर कहा कि तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुझे मजबूत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मेरी शाम की 6 बजे की फ़्लाइट थी और 3 घंटे का सफ़र था। करीब 9:30 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरा घर यहाँ से करीब 5 घंटे की दूरी पर थी। मुझे अपने घर पहुँचने में काफ़ी देर हो जानी थी। मेरा दोस्त मुझे दोबारा से अपने साथ चलने के लिए राजी करने लगा, मगर मैंने भी अपने दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं सबसे पहले मिलूंगा तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही मिलूंगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसकी गाड़ी लेकर खुद ही ड्राइव करने लगा। उसने मुझे ऑफर की थी कि तू थका हुआ है, तू आराम से पीछे लेट जा, गाड़ी में चला लेता हूँ। मगर मैंने उसे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। मैं जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था और वहाँ के लोग भी छोटी सोच के लोग थे। मैं अच्छी तरह से जानता था अगर मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ पर चला गया तो वे लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे। कहेंगे कि जवान पत्नी के होते हुए दोस्त को रहने के लिए घर ले आया। बस उन्हीं सारी बातों से बचाने के लिए मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली थी। अब मैं अपनी पत्नी को कॉल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि उस वक्त उसका नंबर बिजी जा रहा था। 12 बज रहे थे। मेरा दिमाग सबके कचहरी में आने लगा। रात के इस पहर आखिर वह किससे बात कर रही है। काफ़ी देर तक मैं कोशिश करता रहा। करीब 1 बजने जा रहा था। उसने मुझे दोबारा से कॉल की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सारी शिकायतें भूल गया। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना, तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी, मेरी पत्नी ने जल्दी से मना करते हुए कहा। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने मोबाइल चलाना सीखा था और अब शायद खुद को माहिर समझने भी लगी थी। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और उससे कहा, हो सकता है कि मुझसे ही गलती हुई होगी, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मैंने अपने अंदर जज्बात भरकर उससे कहा कि मेरी बात सुनकर उसका शब्द भी लड़खड़ाने लगा। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूं, अभी कुछ देर के बाद तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम क्या करोगी। मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी और तुम्हें अपनी मोहब्बत में मदहोश कर दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पत्नी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वे बहुत ज़्यादा बेकरार औरत थी और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी थी।
मैं जानता था जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और अपने आप को मेरे हवाले कर देगी। मैं बस उन्हीं पल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर ली। मैं उसके साथ बातें भी कर रहा था जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पत्नी के कमरे में दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने उससे पूछा कौन है, तो वो मेरी बात सुनकर हकला सी गई। कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कोई भी तो नहीं, अकेली हूँ मैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी है। मुझे लगा जैसे कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। नहीं तो कमरे के अंदर कोई भी तो नहीं है। अचानक ही उसकी सांस तेज हो गई। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने मुझे कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं करीब थोड़ी ही देर के बाद आपसे दोबारा बात करती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया, जबकि मेरा दिल बेचैन हो गया क्योंकि फ़ोन करने से पहले मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी, मेरे पास आओ ना जाने मन। ये आवाज़ किसकी थी? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। मैंने दोबारा से उसे कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैं उसे लगातार कॉल मिलाने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने कॉल उठाया तो मुझसे माफ़ी करते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, असल में नेट जरा स्लो चल रहा था और नुकुल ने एक डरावना सपना देखा था। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी आवाज़ उस वक्त नशे में चूर थी। उसकी ये आवाज़ मुझे उस वक्त ही सुनने को मिलती थी जब वो मेरे करीब मौजूद होती थी। मुझे शक हो रहा था जैसे अभी वो किसी और के बाहों में, मगर मैं इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। मैं चाहता था मेरा ये भरोसा कभी भी न टूटे। इसी वजह से मैं जानबूझकर इस सारी चीज़ों से नज़र चुरा गया था। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, बस मैं थोड़ी ही देर के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक ना करें। ये मजाक आप मुझसे न जाने कितनी बार कर चुके हो। हर बारी मैं आपका इंतजार करती थी। इंतजार में सुबह हो जाती थी और सुबह आप मुझे ये बताते थे कि आपने मेरे साथ मजाक किया है। वह रोने वाली हो गई थी। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। वह ठीक ही तो कह रही थी। हर बार मैं उससे झूठे दिलासे देता, तसल्लियाँ देता। न जाने क्यों मुझे खुशी महसूस होती थी। जब मुझे ये पता चला था कि वो मेरा इंतजार कर रही है, वो मेरे लिए तड़प रही है, बेचैन हो रही है, बस उसी में खुशी महसूस करने के चक्कर में न जाने कितनी बार अपनी पत्नी का दिल दुखा चुका था। इस बार तो बेफिक्र हो जाओ। इस बार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, न मैं मजाक कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं गांव से करीब 2 घंटे की दूरी पर हूँ। 2 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उसी वक्त मुझे दोबारा से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे कहा कि अब कॉल काटने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बातें करती रहो। वह अपने मुंह से अजीब तरह की आवाज़ निकाल रही थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। उसकी ये बेचैनी देखकर मैं भी बेचैन होने लगा। मुझसे और ज़्यादा बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कॉल काट दिया। अब मैं किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता था। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। करीब 2 घंटे के बाद मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। असल में मेरा घर बहुत छोटा था और कच्चा भी था। घर 2 कमरों का था, आंगन था, उसके चारों तरफ दीवार थी। 6 साल बाहर रहने के बावजूद भी मैं अपने घर को नहीं बनवा पाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, मेरा बाप मरने से पहले मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा गया था, जिसे उतारते उतारते मुझे 6 साल लगे। अब मुझ पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं था और मैं अपने साथ अच्छे खासे पैसे भी लाया था। अब मेरा इरादा यही था, मैं सबसे पहले अपने घर को बनवाना चाहता था, फिर उसके बाद अपने बच्चों को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना था। मैं जल्दी से आंगन में दाखिल हो गया। दोनों कमरों के दरवाजे ही बंद थे। जब एक कमरे में गया तो अंदर मेरे बच्चे सो रहे थे। बच्चों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये दोनों 2-2 साल के थे जब मैं यहाँ से गया था। ये दोनों अच्छे खासे बड़े हो गए थे। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि मैं जानता था बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा। इसी वजह से मैं बाहर से जब भी चीज़ें भेजता था, अपने बेटे के लिए ही भेजता था। मैंने अपने बेटे के कान में धीरे से बोला, उससे पूछा कि मम्मी कहाँ हैं? अंकल के साथ। ये कहकर वह दोबारा से सो गया, जबकि उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने उसे झकझोर दिया था और उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? पहले तो वह हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर उसने जोर से मुझे गले से लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। मेरी बेटी भी उठ बैठी थी और वह बड़ी हो गई थी, मेरे गले लग गई। मैं उन दोनों को वहीं पर छोड़ा, तेजी से भागता हुआ दूसरे कमरे के दरवाजे तक सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर से मुझे अपनी पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू किया हो और पूरी तरह से उस पर हावी हो गया हो। मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद चीखों की आवाज़ बंद हो गई।
अब चारों ओर चुप्पी फैल गई थी। मैंने दरवाजे को फिर से बजाया और कहा कि मधु। थोड़ी देर के बाद मधु ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने उसकी मुस्कुराहट को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं बेचैनी से पूरे कमरे को नज़र दौड़ाने लगा, मगर उस छोटे से कमरे में किसी के होने का निशान नहीं था। मधु मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या हो गया आपको? क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कुछ खो गया है आपका? मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा, टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। या फिर उसने झूठ बोलना सीख लिया था। मैंने उसे कहा, कुछ भी नहीं, और अपना सर मसलने लगा। मेरे पास आओ। वो मेरे गले में बाजू डालते हुए कहने लगी, लगता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। चलिए मैं आपकी थकान उतार देती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में नशा उतरा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर के बाद वह खुद को मेरे हवाले कर देगी, और अगर मैं उसकी मोहब्बत को स्वीकार ना किया तो वह जानबूझकर खुद को मुझ पर हावी कर देगी। मैं भी काफ़ी साल का थका हुआ था, उससे मिलने के लिए बेचैन था। उसके बदन से आती खुशबू को मैं एक एक पल याद कर रहा था। उससे पहले कि मैं सारे हदें पार करता, मेरा बेटा तेजी से कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा मुझे बताओ, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटे की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उसको अपने कलेजे से लगा लिया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए वह हर चीज़ लाया हूँ जिसके लिए तुमने मुझे कहा था। बस सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह मैं तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिलहाल मैं आपकी माँ को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपने बेटे को ये कहकर मैंने दोबारा से अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दिया। मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे की कुंडी लगा दी। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा जो घायल नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया, एक हाथ उसके कमर पर डाला और उसको झटके से अपने करीब किया। अब हम दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरियां नहीं थी। मेरी सांस और उसकी सांस, दोनों की सांस एक दूसरे में समा रहा था। आप लोगों को पता ही है मैंने इन पलों का कितना इंतजार किया था। मेरी पत्नी ने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा। मैंने उसके सर पर किस किया। उसे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने इतना साल अपने आप को मेरे लिए बचा कर रखा था। अचानक ही वह नरम पड़ गई। यूं लग रहा था जैसे उसे मुझे इस तरह की बात की उम्मीद ना हो। उसने मुझसे पीछे होने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मैं आपकी सारी ख्वाहिश को पूरी करती हूँ और आपकी तन्हाइयों को ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मैं बिस्तर पर ही बैठा रह गया। मेरा इस वक्त बुरी तरह से सर चकरा रहा था। मैं उसके चेहरे पर साफ पड़ चुका था। मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर रही है या फिर मुझे किसी तरह का कोई गलतफहमी हुआ था। काफ़ी देर उसके बारे में सोचता रहा। जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसका यकीन नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही पत्नी के कमरे में आने वाली चीखों की आवाज़ सुनकर मेरा दिल गुस्से से चकराने लगा था। इस सब का यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। इंसान जिस आदमी से मोहब्बत करता हो उस आदमी से बेवफाई की उम्मीद रख नहीं सकता। मगर फिर बाद में जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली तब उसके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे कमरे में किसी का भी निशान तक नहीं था। कोई सबूत कुछ भी मुझे नहीं मिला था जिसके बिना पर मैं अपनी पत्नी पर शक कर सकता या मैं अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा सकता, उसे सजा देता। मुझे वहाँ पर लेटे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी वापस नहीं आई थी। बेचैनी से मेरा बुरा हाल हो गया था। असल में वह बाथरूम घर के पिछले हिस्से की तरफ बना हुआ था। मैं अक्सर अपनी पत्नी को रात के वक्त पीछे अकेले नहीं जाने देता था। दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहा था। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला और अपनी पत्नी के पीछे ही चला गया। सोचा कि बाथरूम में ही अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूँगा। जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से अभी भी पत्नी की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह तड़प रही थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी सांस बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। वह चकराती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नाम में सिर हिलाया और मुझे कहा, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न जाने क्यों मेरा सांस बंद होने लगता है। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। मैं उसकी गहरी गहरी सांस लेने को न जाने क्या समझ रहा था। असल में उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसे अपने बाजू में उठा लिया था और कमरे में वापस ले आया था। उसे बिस्तर पर रखा, फिर उसके करीब ही बैठ गया। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझसे कहने लगी, माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। मैं उसे कहा, कोई बात नहीं, अब वैसे भी मैं सारी ज़िंदगी यहीं पर रहूँगा।
अब तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त अपने काबू में कर लूँगा। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। उसके शरीर में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था, जबकि मैं उससे पूरे 6 साल दूर था। मेरा ख्याल था उसको पहले जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर के बदलते हुए आकार देखकर मुझे दोबारा शक करने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो गई थी, जबकि मैं कमरे में ही चलने लगा। अचानक ही मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। उस चीज़ पर गई। उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ये सब कुछ कर सकती है। मैं तेजी से वहाँ गया और उस चीज़ को उठा ली जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ये सब कुछ हुआ था। फिर मैं भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। उसके पहलू में पड़ा हुआ मोबाइल उठाया। असल में उसे मैंने टच वाला मोबाइल लेकर दिया था, वह मुझसे बात कर सके और वीडियो कॉल पर मेरी उससे बात हो सके। मैंने जल्दी से उस मोबाइल को उठाया, लेकिन ये देखकर मायूस हो गया। उस मोबाइल में लॉक लगा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को जोर जोर से हिलाया और उसे कहा कि मोबाइल का लॉक खोलो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी के असर दिखाई दे रहे थे। वह तेजी से नामे सिर हिलाने लगी और मुझसे कहने लगी, मोबाइल का लॉक नहीं खोल सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, उसने मोबाइल के लॉक खोलने के लिए मना क्यों किया। मैंने उसे कहा, आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है? आखिर तुम लॉक क्यों नहीं खोल सकती हो? इसी वक्त लॉक खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसे धमकी दी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने उसे दोनों बाजू से पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखे दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसने मेरे सामने हाथ जोड़े। मुझे कहा कि मैं आपको किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं दे रही। जब आप मेरे कमरे में दाखिल हुए थे, बेचैनी से चारों तरफ देख रहे थे, तब मुझे अंदाजा हो गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं। मैं अगर चाहती तो उसी वक्त आपका शक दूर कर देती, मगर मैं जानती थी आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और आप मुझ पर शक करते ही रहोगे। मैं इंतजार कर रही थी कि आप कब मुझसे इस बारे में बात करोगे और कब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। उससे पहले कि वो और ज्यादा कुछ कहती, मुझे अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागता हुआ उसके कमरे में चला गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वह नींद में इस तरह डरता है, और ना ही कभी मेरी पत्नी ने मुझे इस बारे में बताया था। मेरा बेटा ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा ना करो। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसके पूरे बदन को झटका लगा। जल्दी से होश की दुनिया में आया। फिर मुझे गले लगाते हुए कहने लगा, अंकल बहुत गंदे हैं, अंकल बहुत गंदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे ये बताया था कि मम्मी अंकल के साथ है। अभी ये बात कर रहा था कि अंकल बहुत गंदे हैं। दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला था। मैंने उससे पूछा, आप कौन से अंकल की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम चुप हो गया। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली जो डरी सहमी बैठी हुई थी। उसका भी यही हाल था। लग रहा था जैसे वह थोड़ी ही देर में चकरा कर बेहोश हो जाएगी। मैं नहीं जानता था मेरे ना रहने पर ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी पत्नी बेकाबू हो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ मेरे बच्चे भी खराब होंगे। काफी देर तक वो मेरे गले लगा रहा और मैं उसे थपकी मारता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि वो दोबारा सो गया है तो मैं उसे सावधानी से चारपाई पर रख दिया। दोबारा अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने अपना सर दोनों हाथों में रखा हुआ था। मैं जान गया था उसने मोबाइल से जो कुछ भी डिलीट करना था वह डिलीट कर चुकी होगी। मुझे देखकर वह अपनी आंखों में आंसू लिए मुझसे कहने लगी, अगर आपको मेरा मोबाइल चेक करने का इतना शौक है तो ये लीजिए, मेरा मोबाइल चेक कीजिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ छुपाना था वह छुपा चुकी होगी। अब मेरा उससे मोबाइल से कोई भी संबंध नहीं। मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ तुमसे है। अब तुम मुझे बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हुई है। ये कहकर वह दोबारा से रोने लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़कर उसका मोबाइल लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरा मोबाइल मुझे वापस दीजिए। मगर मैंने उसका मोबाइल उसके हवाले नहीं किया। अब मेरा मुंह उस गांव की तरफ था। सुबह के 5:30 हो रहे थे। गर्मियों की सुबह थी। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। किसी तरह का कोई डर नहीं था। मैं तसल्ली से वहां पर जाकर बैठ गया। उसके मोबाइल को चेक करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसका सारा डाटा रिकॉर्ड कर लिया। वहां पर एक लड़के का मैसेज था जो उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था और वह उसकी गंदी तस्वीर भी मांगता रहता था। मुझे यकीन था मेरी पत्नी ने उसे मना कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी की गंदी तस्वीर देखी तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि मेरे यहाँ ना रहने पर मेरे पीछे ये सब कुछ कर सकती है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझ पर यह भी राज खुल गया, वह उस लड़के के साथ मिलती रहती है। मैं उस लड़के को देखना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने ना अपने बारे में कुछ भी जानकारी मोबाइल में नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी को अपना नाम भी नहीं बताया था। मैं हैरान हो रहा था, कोई ऐसा इंसान जिसने अपना नाम भी ना बताया हो और ना ही अपनी तस्वीर भेजी हो, ये मेरी पत्नी उसके साथ कैसे इतना फ्रैंक हो सकती है। मैंने उसका नंबर खोला और उसके बारे में मैसेज किया। थोड़ी ही देर के बाद उसका मैसेज आया हुआ था, तो वो कह रहा था तुम्हारा पति घर वापस आ गया है। उसका ये मैसेज देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने दोबारा से टाइप किया कि मेरा पति वापस आ गया है, लेकिन अगले दिन वह किसी ज़रूरी काम से शहर भी जा रहा है। तुम रात के 9 बजे मेरे पास चले आना, ये तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। जब तक मैं तुमसे ना मिलूं, जब तक मैं तुम्हारे करीब ना जाऊं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो मैं बुरी तरह से इस बात से बेचैन हो गया था। मेरे दिन रात बेचैनी में गुजरने लगे। वह लड़का समझ रहा था कि वो मधु से बात कर रहा था, जबकि मैं उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना था। मुझे पहले उस लड़के की हकीकत से पर्दा उठाना था। काफ़ी देर तक मैं उस लड़के से बातें करता रहा। मुझे अंदाजा हुआ कि वह